बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है सेकंड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पहला यूनिट नर्सिंग प्रोसेस। जी हाँ, हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में तकरीबन 14 स्लाइड पढ़े हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 को, जिसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ द असेसमेंट से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और हम पढ़ने वाले हैं तकरीबन 31 स्लाइड, यानी कि सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस तक। तो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट पार्ट कंपोनेंट्स ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस पार्ट नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द असेसमेंट से, यानी कि स्लाइड नंबर 14 से। आगे हमारे पास एक कंपोनेंट्स है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से, कलेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग, वैलिडेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑफ द डेटा। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले नंबर पर आता है कलेक्शन ऑफ द डेटा। डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। इसमें नाम से ज़ाहिर होता है कि हम सिंपली क्लाइंट से इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करते हैं हेल्थ स्टेटस के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। इट इंक्लूड द हेल्थ हिस्ट्री, ये हेल्थ हिस्ट्री पर मुश्तमिल होता है, यानी कि क्लाइंट से पूछा जाता है कि आपको ये डिजीज़ कब से है, कब से हुआ है, पहले भी हुआ था या अभी कब से हो रहा है ये डिजीज़। फिजिकल एग्जामिनेशन में स्किन कलर, स्किन टर्जिडिटी, आइज कलर्स, फिजिकल मूवमेंट्स है, तो सारे फिजिकल एग्जामिनेशन में आते हैं। इसके अलावा रिजल्ट्स ऑफ द लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कलेक्शन ऑफ डेटा में आते हैं। और लास्ट में मटीरियल कंट्रीब्यूटेड बाय अदर हेल्थ पर्सनल्स, या दूसरे मटीरियल जो हेल्थ के इंडिकेटर है, हेल्थ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कलेक्शन ऑफ द डेटा करते हैं, इसमें हम इंफॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ द डेटा है। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्टिव डेटा किसे कहते हैं और ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा नाम से ज़ाहिर होता है कि हम पेशेंट से थ्रू वर्बली लेते हैं, यानी ये डेटा सिर्फ हमें पेशेंट से ही मिल सकता है थ्रू माउथ। फॉर एग्जांपल पेन, एचिंग, फीलिंग ऑफ वॉरीनेस, तो ये हमें पेशेंट बता सकता है कि मुझे ये तकलीफ है। ऑब्जेक्टिव डेटा हम थ्रू टेस्ट लेते हैं, यानी कि लेबोरेटरी से जो टेस्ट आते हैं या हम देखते हैं, हम फिजिकली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, स्किन का कलर, स्किन की टर्जिडिटी, तो ये सारी चीज़ ऑब्जेक्टिव डेटा में आती है। ओके जी। सब्जेक्टिव डेटा आल्सो रेफर एज सिम्टम्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्टिव डेटा को हम सिम्टम्स भी कहते हैं। सिम्टम्स यानी कि सिर्फ पेशेंट महसूस कर सकता है कि मुझे ये सिम्टम्स है, ये साइन एंड सिम्टम है। और कोर डेटा ये अपने साथ नोट कर ले कि सब्जेक्टिव डेटा को हम सिम्टम्स और कोर डेटा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर क्लियर ओनली टू द पर्सन अफेक्टेड, ये किससे क्लियर हो सकता है? पर्सन से, यानी उस क्लाइंट से। एंड कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय दैट पर्सन, ये हमें पर्सन से मालूम हो सकता है। लाइक एचिंग, कोई खारिज हो, पेन एंड फीलिंग ऑफ वॉरिंग आर एग्जाम्पल ऑफ द सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा किसे कहते हैं? आल्सो रेफर्स द साइंस, इसे हम साइंस भी कहते हैं। उसको सब्जेक्टिव डेटा को हम सिम्टम कहते थे और ऑब्जेक्टिव को हम साइंस कहते हैं। साइंस यानी कि हमें बाहर से पता चल सकता है कि इसको ये साइंस यानी कि स्किन कलर या आइज कलर्स या इसके अलावा हेयर कलर, तो ये साइन है और इसे हम और डेटा भी कहते हैं। और मीन ऑब्जर्वेबल, हम ऑब्जर्व करते हैं। और टर्म मीन ऑब्जर्वेबल, और सब्जेक्ट को हम कॉर्ड कहते थे। आर द डिटेक्टेबल बाय द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर यानी कि नर्स को पता चल सकता है। एंड कैन बी मेयर्ड, ये हम मेयर कर सकते हैं लाइक टेस्ट के ज़रिए लेबोरेटरी में एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। दे कैन बी सीन, ये दिखाई देता है। हेयर्ड, ये सुना भी जा सकता है। फील्ड, महसूस भी किया जाता है। और स्मेल भी किया जा सकता है। एंड दे आर ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वेशंस, और ये ऑब्जर्वेशन से मालूम हो सकता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन से, फॉर एग्जांपल अ डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन का डिस्कलरेशन, कलर हमें पता चल सकता है। और ब्लड प्रेशर रीडिंग आर द ऑब्जेक्टिव डेटा। तो ये हमारे पास सारे जो ऑब्जेक्टिव डेटा है वो बीपी है, स्किन डिस्कलरेशन, आई कलर, हेयर कलर, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा में आते हैं। सिंपल है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि साइंस एंड और डेटा में आते हैं। आगे हमारे पास है सोर्स ऑफ द डेटा। सोर्स ऑफ द डेटा भी यही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से निकला है। सोर्स ऑफ डेटा आर द प्राइमरी और सेकेंडरी
तो सोर्स ऑफ द डेटा हमारे पास प्राइमरी भी हो सकता है, इट इज़ डायरेक्टली सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, द क्लाइंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द डेटा। ये हमारे पास डायरेक्टली सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन है, यानी कि क्लाइंट हमारे पास क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ द डेटा है, डायरेक्ट हमें बता सकता है। और सेकेंडरी इट इज़ द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास इनडायरेक्टली हमें डेटा देता है। फॉर एग्जांपल आर द सोर्स अदर देन क्लाइंट के अलावा दूसरी चीज़ें से जो हमें डेटा हासिल होता है उसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली से हमें पता चलता है, और इसके अलावा हेल्थ प्रोफेशनल्स या हेल्थ प्रोफेशनल से कि इसको ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट की शक्ल में, एंड रिपोर्ट्स, लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स आर द सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राइमरी हमारे पास इसको हम सब्जेक्टिव डेटा भी कहते हैं, जो हमें सिर्फ क्लाइंट से मिलता है, और सेकेंडरी डेटा जो हमें दूसरी चीज़ों से हासिल होता है, जो कि फैमिली, लेबोरेटरी और हेल्थ प्रोफेशन या रिपोर्ट्स जो होते हैं हमारे पास सेकेंडरी डेटा में आते हैं। मेथड्स ऑफ द डेटा कलेक्शंस, देयर आर 5 ways टू कलेक्ट द डेटा। हमने टाइप्स ऑफ द डेटा भी पढ़ा, सोर्स ऑफ द डेटा भी पढ़ा, अभी हम उन मेथड्स को पढ़ने वाले हैं जिसमें हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर 5 ways। नंबर 1 इंटरव्यू, हम पेशेंट से डायरेक्टली इंटरव्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम सब्जेक्टिव डेटा लेते हैं थ्रू वर्बली, हम पेशेंट से पूछते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं ऑब्जर्वेशंस, हम डायरेक्टली थ्रू आइज ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, या हम थ्रू लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए भी पता चला सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं पल्पेशंस। पल्पेशन ये हमारे पास थ्रू फिंगर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सिंपल फिंगर के जरिए किसी भी ऑर्गन को लोकेट किया जाता है, या किसी भी ऑर्गन का साइज या प्रॉब्लम मालूम किया जाता है थ्रू फिंगर्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं परकशंस। परकशन में भी फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें एक हाथ के ऊपर फिंगर टैपिंग किया जाता है। टैपिंग यानी कि फिंगर को बार बार टैप किया जाता है दूसरे फिंगर पर, ताकि हमें पता चल सके कि ऑर्गन डल साउंड प्रोड्यूस करता है या शार्प। कल्टेशन हमारे पास लास्ट मेथड है जिसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम स्टेथोस्कोप भी कहते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक हमारे हार्ट का या लंग्स का। तो इसके ज़रिए हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं कि इस ख़ास साउंड का क्या मतलब है। तो इस की वजह से हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 तरीके थे जिसके ज़रिए हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ द डेटा को हमने डिटेल में पढ़ा। अभी हम कंपोनेंट ऑफ द असेसमेंट के सेकंड पार्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा को पढ़ने वाले हैं। नाम से ज़ाहिर होता है इसमें डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। द नर्स यूजेस अ फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइजेस द असेसमेंट डेटा सिस्टमेटिकली। नर्स एक ख़ास फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक तरतीब से सिस्टमेटिकली डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिस इज ऑफ्टन रेफर इज अ नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री और नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म। तो इसको हम नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री भी कहते हैं और नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये नर्स एक खास फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा किया जाता है। थर्ड नंबर पर आता है वैलिडेशन ऑफ द डेटा, यानी कि डेटा का करेक्ट होना या डेटा को चेक करना कि ये कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं है। द इंफॉर्मेशन गेदर ड्यूरिंग असेसमेंट इज डबल चेक्ड और वेरीफाइड। तो जब भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो उसको डबल चेक किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि डेटा को सिंगल चेक किया जाता है, डबल चेक किया जाता है, ट्रिपल चेक किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डेटा को डबल चेक किया जाता है और वेरीफाइड टू कंफर्म दैट इट इज़ एक्यूरेट एंड कंप्लीट, कि ऐसे कंफर्म किया जाए कि ये एक्यूरेट है या कंप्लीट है या नहीं है। तो इसलिए डबल चेक किया जाता है। लास्ट स्टेप है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डेटा, डेटा को डॉक्यूमेंट करना। टू कंप्लीट द असेसमेंट पेज को कंप्लीट करने के लिए द नर्स रिकॉर्ड द क्लाइंट डेटा। नर्स क्या करता है, क्लाइंट का डेटा को रिकॉर्ड करता है रिटन फॉर्म में। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इज एसेंशियल्स। डॉक्यूमेंटेशन का एक्यूरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमने जो भी डेटा लिया है उसको राइटली डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड शुड इंक्लूड ऑल द डेटा कलेक्टेड अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। और इसमें पूरा का पूरा क्लाइंट के हवाले से जो डेटा हमने कलेक्ट किया था वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो ये हमारे पास लास्ट स्टेप था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डेटा। किसका? कंपोनेंट जो पार्ट्स ऑफ द असेसमेंट का थे उसका लास्ट पार्ट था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डेटा। अभी हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस के सेकंड पार्ट डायग्नोसिस को। पहले पार्ट में हमने असेसमेंट को डिटेल में पढ़ा,
उसके टाइप्स, सोर्स ऑफ द डेटा, और फिर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, वैलिडेटिंग, सारा कुछ हमने पढ़ा। अभी हम सेकंड स्टेप पर आए हैं, डायग्नोसिस। ये सेकंड पेज है हमारे पास और बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस इज द सेकंड पेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ये हमारे पास सेकंड पेज है नर्सिंग प्रोसेस का। एंड दिस पेज नर्स यूज द critical thinking skills to interpret the assessment data to identify the client problems। इसमें नर्स क्या यूज़ करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, कि इसमें नर्स क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करता है। जब असेसमेंट में डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो उस डेटा के बेस पर नर्स क्रिटिकल थिंकिंग करता है कि इस पेशेंट को कौन सा डिजीज़ या एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें नर्स क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करता है। नेंडा किस तरह डिफाइन करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस को? नेंडा ये एक नर्सिंग डायग्नोस्टिक एसोसिएशन है और ये कुछ यूँ डिफाइन करता है कि इट इज़ अ क्लिनिकली जजमेंट कंसर्निंग अ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन और लाइफ प्रोसेस। ये एक हमारे पास ह्यूमन रिस्पॉन्स को एक क्लिनिकली जजमेंट है, यानी एक क्लाइंट अपने हेल्थ के हवाले से कैसा रिस्पॉन्स करता है, तो उस बेस पर नर्स क्या करता है, जज करता है। डेटा कलेक्शन करने के बाद जज करता है कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं क्लिनिक नर्सिंग डायग्नोसिस। और इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी का मतलब है सस्टेबिलिटी, कि एक पेशेंट कितना हसास है फॉर दैट रिस्पॉन्स, उस रिस्पॉन्स को, कि वो अपने हेल्थ को क्या रिस्पॉन्स देता है या कितना हसास है अपने हेल्थ को बाय द इंडिविजुअल या कोई इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप और कम्युनिटी। तो ये सारे जो सस्टेबिलिटी जो हम चेक करते, एसेस करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कहते हैं डायग्नोसिस। तो ये किसने डिफाइन किया है? नेंडा ने। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। डायग्नोसिस इज तो डायग्नोसिस हम क्या करते हैं? नंबर 1 तो एनालाइज द डेटा, डेटा को एनालाइज करना। जो भी डेटा हमने क्लाइंट से लिया है तो उसको एनालाइज करना। इसके बाद आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम्स, पेशेंट के एक्चुअल प्रॉब्लम को मालूम करना कि इससे ये प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद रिस्क आगे जो होने वाला डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल जिसे हम पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम भी कहते हैं, एंड स्ट्रेंथ। इसके अलावा हम लास्ट स्टेप में फार्मूलेट द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। फिर हम एक ख़ास किस्म का डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक ख़ास स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम के बेस पर हम डिसीजन लेते हैं कि इसको ये डिजीज़ है, तो फिर हम फार्मूलेट करते हैं। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। ओके जी, व्हाट इज स्टेटस? स्टेटस के यहाँ पर 2 डेफिनेशन डिस्कस की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली डेफिनेशन भी आ सकते हैं कि किसका डेफिनेशन है, तो आपने याद रखना है कि स्टेटस रेफर टू द एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी ऑफ द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जब हमें ये बता दे या हमें ये पता चले कि पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम है या पोटेंशियल प्रॉब्लम है, तो इसको हम स्टेटस कहते हैं। और इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं स्टेटस को कि इट इज़ कैटेगराइजेशन ऑफ द डायग्नोसिस, या डायग्नोसिस को कैटेगराइज करना। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 6 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है किसको? स्टेटस को, डायग्नोसिस को। तो डायग्नोसिस को डिवाइड किया गया है 6 पार्ट्स में। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये किसने किया था ये डेफिनेशन? नेंडा ने। ये वही नर्सिंग डायग्नोस्टिक एसोसिएशन है। दिस काइंड ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू द स्टेटस आर डैश। तो ये हमारे पास कितने किस्म के नर्सिंग डायग्नोसिस है? 6 किस्म के है। और ये हमारे पास है एक्चुअल, हेल्थ प्रमोशन, रिस्क, वेलनेस, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस, सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस है। अभी हम आगे इसको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस का हमारे पास पहला काइंड है एक्चुअल डायग्नोसिस। नाम से जाहिर होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इट इज़ अ क्लाइंट प्रॉब्लम दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द नर्सिंग असेसमेंट। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, नर्सिंग असेसमेंट करते हैं किसी भी पेशेंट का, तो उससे हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, तो उसको हम एक्चुअल डायग्नोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न ठीक नहीं है, तो इसको रेस्पिरेटरी मसला है या एंजाइटी है, इसको कोई एंजाइटी वॉरीनेस है या स्ट्रेस है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द एसोसिएटेड साइंस एंड सिम्टम्स। तो ये किस बेस पर होता है कि डायरेक्टली हम ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट को क्या मसला है, या हमें वो हमें खुद बताता है या हम ऑब्जर्व करते हैं। साइन एंड सिम्टम से हमें पता चल जाता है, बहुत ही ईजी है। सेकंड नंबर पर है हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। नाम से जाहिर होता है कि इसमें हेल्थ प्रमोशन की डायग्नोसिस की जाती है। फॉर एग्जांपल हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस रिलेट्स टू क्लाइंट प्रिपेयर्डनेस टू इम्प्लीमेंट द बिहेवियर टू इम्प्रूव देयर हेल्थ कंडीशंस। इस डायग्नोसिस में क्या होता है कि ये फोकस होता है कि क्लाइंट की हेल्थ को प्रमोट किया जाए, यानी कि उनकी जो एक्चुअल बिहेवियर एक्शन है
उसको कंपेयर कर सके उसके हेल्थ प्रमोशन के साथ। तो इस कंपैरिजन जजमेंट को हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, दिस डायग्नोस लेबल बिगेन विद प्रेज रेडीनेस फॉर द एनहांस्ड एज एन रेडीनेस फॉर द एनहांस्ड न्यूट्रिशन। तो इस डायग्नोसिस में क्या किया जाता है कि एनहांसमेंट यानी कि हेल्थ की प्रमोशन की जाती है। फॉर एग्जांपल्स एनहांस्ड न्यूट्रिशन अच्छे न्यूट्रिशन का लेना और माल न्यूट्रिशन से बचना। तो ये किसका काम है? ये हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। थर्ड नंबर पर है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। अ रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ क्लिनिकल जजमेंट that a problem does not exist but the presence of the risk factor indicate that problem is likely to develop the unless nurse intervene। तो रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि आगे ऐसे कौन सा डिजीज हो सकता है या अभी तक डिजीज ना हुआ हो, एक्चुअल प्रॉब्लम ना हुआ हो, लेकिन आगे पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम का सामना एक पेशेंट को हो सकता है तब तक जब तक कोई नर्सिंग इंटरवेंशन ना करे। फॉर एग्जांपल, all the people admitted to a hospital having some possibility of acquiring infection. However, a client with diabetes or compromised immune system is at higher risk than others. Clients hospital में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन रिस्क पर हो सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ है या इसके अलावा उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो वो हाई रिस्क पर होते हैं कंपेयर टू अदर पेशेंट्स। उसमें ज़्यादातर इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। देयरफॉर द नर्स वुड अप्रोप्रिएट यूज द लेबर रिस्क फॉर द इन्फेक्शन टू डिस्क्राइब द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। तो इसलिए नर्स को चाहिए कि उन पेशेंट को एक अलग सा प्रिकॉशन प्रोवाइड करे ताकि वो उसे लेबल कर सके कि ये पेशेंट हाई रिस्क पर है, इन्हें जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए हॉस्पिटल में। तो ये रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस का काम है। चौथे नंबर पर है वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस। इट इज़ क्लिनिकली जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी इन ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ द वेलनेस टू अ हायर लेवल ऑफ द वेलनेस। वेलनेस का नॉर्मली मतलब ये होता है कुव्वत, पावर, यानी कि इसमें क्या होता है कि ये एक क्लिनिकल जजमेंट है एक इंडिविजुअल के बारे में, एक ग्रुप या कम्युनिटी के बारे में, जिसमें चेक किया जाता है एक ख़ास स्पेसिफिक लेवल ऑफ द वेलनेस से टू हायर, बड़े पैमाने तक कि कितना कुव्वत है, चाहे वो इम्यून सिस्टम हो या चाहे वो स्ट्रेस या एनजाइटी माइंड के लेवल पर वेलनेस हो। तो ये हम किससे चेक करते हैं? वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस के टाइप्स में। फॉर एग्जांपल, फैमिली किस तरह कोप करती है। कोपिंग का मतलब है किस तरह स्ट्रेस के साथ अपने आप को कोप करती है, या पोटेंशियल फॉर द ग्रोथ रिलेटेड टू अनएक्सपेक्टेड बर्थ ऑफ द ट्विंस। तो ये हमारे पास इसमें क्या होता है कि एक बंदे का कुव्वत चेक किया जाता है, चाहे वो मेंटल के लेवल पर हो या इम्यून सिस्टम के लेवल पर हो। और एग्जांपल इसका क्या है? अनएक्सपेक्टेड, यानी कि एक्सपेक्टेड ना हो लेकिन एक बर्थ हो ट्विंस का, तो वो भी एक उसमें एक वेलनेस चेक की जाती है एक पेशेंट की। तो ये भी एक एग्जांपल है, अपने साथ नोट कर ले, इम्पॉर्टेंट है, ये वेलनेस में हम करते हैं। आगे हमारे पास है 5th नंबर पर पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। इट डिस्क्राइब्स अ सस्पेक्टेड प्रॉब्लम फॉर विच द करंट एंड अवेलेबल डेटा आर इनसफिशिएंट टू वैलिडेट द प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है कि हमारे पास डेटा इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट होता है, तो इसलिए हम ये मालूम नहीं कर सकते कि ऐसी ये प्रॉब्लम है या नहीं है, यानी कि एक्चुअल प्रॉब्लम हमें पता नहीं चल जा सकता, लेकिन हम पॉसिबली कह सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम ऐसे हो सकता है शायद। पॉसिबल सोशल आइसोलेशन, फॉर एग्जांपल सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू अननोन एटियोलॉजी। हमें एटियोलॉजी का पता नहीं होता, काज का पता नहीं होता, लेकिन हम ये लेबल लगा देते हैं कि इसको सोशल आइसोलेशन का मसला है, तो हम पॉसिबली कह सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि एन एल्डरली वेडो who lives alone is admitted to hospital। एक वेडो है हमारे पास, वेडो का मतलब है जिसका क्या कह सकते हैं उसे उर्दू में, वेडो जिसका हस्बैंड फौत हो चुका हो। तो एक हॉस्पिटल में उसका एडमिशन हुआ है। द नर्स नोटिस दैट शी हैज़ नो विजिटर एंड इज़ प्लीज विद अटेंशन एंड कन्वर्सेशन विद नर्सिंग स्टाफ। तो जब हॉस्पिटल में उसका एडमिशन हुआ है तो कोई भी विजिटर मिलने उसे नहीं आता और वो नर्सिंग स्टाफ से बातचीत भी सही तरीके से नहीं कर पाती। द नर्स में रिटन अ नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ द पॉसिबल सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू अननोन एटियोलॉजी। तो फिर नर्स क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स में लिखता है कि इसे सोशल आइसोलेशन, इसको लेबल करता है कि
कि इसे सोशल आइसोलेशन का मतलब यानी कि आइसोलेट है सोशली से, कोई भी इसे मिलने नहीं आ रहा। और रिलेटेड टू अनइटोलॉजी, कोई भी काज उसको पता नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, सोशल आइसोलेशन पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस में उन्होंने मेंशन किया। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे पास छठे नंबर पर लास्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि इसमें एक डायग्नोसिस नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस किए जाते हैं, यानी कि सिंड्रोम मजमुआ है नर्सिंग डायग्नोसिस का। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस है, ये एक ग्रुप और एक क्लस्टर नर्सिंग डायग्नोसिस का दैट फ्रीक्वेंटली गो टुगेदर, जो हमेशा एक साथ जाते हैं एंड प्रेजेंट अ क्लिनिकल पिक्चर, एक खास किस्म का क्लिनिकल पिक्चर प्रोड्यूस करता है एक डिजीज़ के हवाले से। फॉर एग्जांपल क्रोनिक पेन सिंड्रोम, एग्जांपल आपने याद रखना है। रेप ट्रोमा सिंड्रोम, जिसमें बहुत किस्म की डायग्नोसिस की जाती हो एक ही डिजीज़ या एक ही सिचुएशन पर। डिसयूज सिंड्रोम, लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट्स, तो ये हमारे पास टाइप्स से एग्जांपल है, आपने याद रखनी है। क्लस्टर ऑफ द डायग्नोसिस एसोसिएटेड विद डिसयूज सिंड्रोम include the impaired physical mobility, risk for impaired tissue integrity, risk for activity intolerance, risk for constipation, risk for infection, risk for injury, risk for powerless, impaired gas exchange and so on। तो ये हमारे पास सारे एक क्लस्टर ऑफ द डायग्नोसिस है। आप लोग देख सकते हैं कि क्लस्टर ऑफ डायग्नोसिस एसोसिएटेड विद डिसयूज सिंड्रोम। डिसयूज सिंड्रोम इंक्लूड, डिसयूज सिंड्रोम में ये बहुत किस्म के रिस्क है, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ द डायग्नोसिस परफॉर्म किए जाते हैं एक ही डिजीज़ पर, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो ये हमारे पास लास्ट टाइप था किसका, नर्सिंग डायग्नोसिस का। आगे हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास आगे अभी भी 25 स्लाइड रहते हैं। इंशाल्लाह हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं 1 by 1, और वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।